बिहार की राजनीति में पिछले 15 दिनों से भूचाल आई हुई है और कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि सत्ता में आखिर कौन है या फिर आने वाले समय में कुछ दिनों में सत्ता में कौन आएगा। वैसे तो लालू और नीतीश दोनों पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हैं। तो हम पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट के अभी जो भविष्य में जो नेता होंगे उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में एक साइड दिव्यम जी हैं, एक साइड विकास जी हैं। दोनों पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और बिहार में जो राजनीतिक भूचाल आई हुई है इन पर इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। दिव्यम जी, पहले आपसे कि जो बिहार में राजनीतिक भूचाल आई है इसको आप कैसे देखते हैं और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, बिहार के भीतर जो एक राजनीतिक अस्थिरता आई हुई है, बिहार के लिहाज से अगर इसको देखिए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी सरकार बिहार के भीतर जो काम कर रही थी, जो पूरे देश में जो भाजपा का एक सांप्रदायिक मॉडल था, उस सांप्रदायिकता की जो पूरी राजनीति थी उसको यहाँ चुनौती दिया जा रहा था। और इसी शर्त पे और इन्हीं तमाम शर्त पे नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे। नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा नहीं थे, वो महागठबंधन में आकर के शामिल हुए और बिहार में रोजगार दिए जा रहे थे। बिहार में इतनी शिक्षकों की नौकरियां दी गई, आशाओं के मानदेय बढ़ाए गए। तो ये बिहार एक अच्छी दिशा में जा रहा था, जहां रोजगार राजनीति का मुद्दा हो गया था। और अभी भी राजनीति में जो केंद्र में है, एक तरफ जो भाजपा हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, पकौड़ा, इन चीज़ों को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाना चाह करके युवाओं को भटका रही है, वहीं दूसरी दिशा में महागठबंधन की जो सरकार थी, उस सरकार ने रोजगार को चुनाव का, राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। तो इस लिहाज से देखिए तो अभी की जो पूरी परिस्थिति है, नीतीश कुमार जी जो भाजपा के साथ चले गए हैं, यही अमित शाह ने बिहार जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए पूरा भाजपा का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है। और नीतीश कुमार ने क्या कहा था, सबको मालूम है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी अपने आप को ईडी, सीबीआई से और इस अंतिम दौर में जिस समाजवादी राजनीति, सामाजिक न्याय, इन तमाम चीज़ों को बचाने की लड़ाई थी, इन आरक्षण की जो जातीय जनगणना करा करके जो पूरे देश भर में मुद्दा बना और आरक्षण की सीमा को देश भर में बढ़ाने की जो पूरी बातचीत थी, इस पे उसको कुंद करने की, सामाजिक न्याय के संघर्ष को, सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष को, फांसीवादी विरोधी संघर्ष को नीतीश कुमार ने कुंद करने का प्रयास किया है। लेकिन नीतीश कुमार ठीक है, उधर जा रहे हैं, भाजपा के साथ चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि देश की जनता और बिहार की खासकर की जनता, बिहार जो भूमि रही है, आप जेपी नड्डा का जिक्र कर रहे थे। इसी पटना विश्वविद्यालय में जब जेपी नड्डा बिहार में आकर के ये कह रहे थे कि हम तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे, तो उसी पटना विश्वविद्यालय में जेपी नड्डा को काला झंडा दिखाया गया था और उनको बताया गया था कि ये जो आपकी तानाशाही वाली बात है, इसको बिहार स्वीकार नहीं करेगा। तो बिहार की भूमि, बिहार की जनता इस तरह के जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ नीतीश कुमार गए हैं, इन्हें स्वीकार नहीं करेगी और इनका जवाब इनको जनता को देना होगा। चलिए अब विकास जी के पास आते हैं। जेपी नड्डा भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं। क्या पटना यूनिवर्सिटी को नीतीश कुमार कलंकित कर रहे हैं जिस तरह से बार बार पलटी मार रहे हैं? क्या उनमें नैतिकता नहीं बची हुई है? देखिए, एक सवाल आप समझिए कि सवाल पटना विश्वविद्यालय को कलंकित करने या नहीं करने का नहीं है। सवाल है कि जब आप नीतीश कुमार की राजनीतिक पूरी आप पृष्ठभूमि को देखेंगे तो जब उस समय जब आपका पूरा जो आंदोलन शुरू हुआ, जेपी मूवमेंट जो शुरू हुआ, ये सब दोनों जितने भी नेता हैं यहाँ सब उसी से निकले हुए, उसी तरह के लोग हैं। तो उस समय एक समय आया कि जब जनता दल के भीतर गुट जब बनने लगा और गुट बनने का जो मुख्य सवाल था कि आप ये आरएसएस सदस्यता और जनता दल दोनों दो सदस्यता के साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसी सवाल पर वहाँ पार्टियाँ टूटने लगी, पार्टियाँ बनी भी। तो अलग अलग, हाँ, हालांकि पूरा मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ था, इंदिरा गांधी के तानाशाही का खिलाफ था, लेकिन उसके भीतर में जब आप जाएंगे जो अलग अलग पार्टियाँ बनी तो नीतीश कुमार ने अपना रास्ता जनसंघ की ओर ही लिया और वो बाकायदा बिहार में उन्होंने जो अपनी राजनीति उन्होंने राजनीति की वो लालू यादव या आरजेडी के विरोध में ही खड़ी की कि तमाम जो नैरेटिव चलाया कि तब बिहार की परिस्थिति अलग थी, तब यहाँ सामाजिक ताना बाना एक अलग था, जहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था। उसी समय CPI-ML के भी हमारे लीडर भी थे, जगदीश मास्टर, ये सब जो राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे।
तो उन सब चीज़ों से निकलते हुए नीतीश कुमार ने उसी रास्ता को ही अपना रखा है। तो इसमें कोई नया और दिलचस्प बात नहीं है कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं। एक्चुअली उनका स्वाभाविक नीतीश कुमार को समाजवादी नेता कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि सत्ता के लिए वो बहुत बड़े समाजवादी नेता। जैसे आप समाजवादी, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि जनसंघ उसी आंदोलन से निकले हैं, लेकिन उस आंदोलन से रुख उनका किधर रहा? उनका रुख तो रहा जनसंघ की ओर। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को अपने साथ लाया और भी कई सारे लोगों को लाया, और उनका रुख रहा उधर ही रहा, जनसंघ की ओर रहा, उसके सॉफ्ट रहे। पर वो कभी आरएसएस जैसी विचारधारा पर वो हमेशा कटाक्ष करते रहे, हमेशा उसके विरोध में रहे हैं। अब देखिए, यही तो राजनीति है कि आप राजनीति में एक्चुअली सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। हाँ या ना में उसका जवाब नहीं होता है। आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के समर्थक भी कहते हैं कि उन्होंने संघ पर ये किया, वो क्या किया अपने संघ पर? आप देखिए कि बिहार में इनके शासनकाल से पहले एक भी जनसंघ का कार्यालय नहीं था, एक भी आरएसएस का कार्यालय नहीं था। एक शिशु मंदिर की, बहुत गिने चुने शिशु मंदिर चलते थे। इनके पूरे 15 साल के कार्यकाल में आप उठा कर देखिए कि आरएसएस की शाखाओं में कितनी वृद्धि हुई है, उनके सरस्वती शिशु मंदिर कितने बने हैं। भाई, हम तो पटना कॉलेज वाणिज्य में संघ ने शाखा लगाना शुरू किया, वो तो छात्र राजनीति वहाँ के तेज थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, तब जाकर वो बंद हुआ। ये इधर रिसेंट की बात है, 15-16 की बात है। अच्छा। तो इस लेवल पर आप संघ को लाए हैं। हाँ, ये दरअसल एक कंट्रास्ट खींचने की कोशिश करते रहते हैं कि जो है कि मैं ठीक है, एक राजनीतिक ये है, हम साथ में हैं, हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं? सवाल ये है। आप जब सुदूर इलाकों में जाइए तो वहाँ क्या स्थिति है वो आप जाकर देखिए, वहाँ आप रिपोर्टिंग तब आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ पटना को चमका देना ये मसला नहीं है। अब ये सब तमाम बातें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर राजनीतिक विचारधारा की हम बात करें तो नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर भी दो तरह के लोग हैं। एक जो हैं प्रो बीजेपी हैं, प्रो संघ सॉफ्ट हैं, और एक जो है समाजवादी धर्रे के भी लोग हैं। तो ये इनमें वो झूलते रहते हैं। जिधर जहाँ कभी उस पार्टी के भीतर प्रभाव अगर समाजवादी लोगों का ज़्यादा रहता है तो वो इधर आ जाते हैं। जब उसके भीतर जो है कि संघियों का ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है तो उधर चले जाते हैं। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, क्या विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं है? सिर्फ सत्ता पे ही सब कुछ फोकस किया जाता है, विचारधारा पर सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की काम करता है विचारधारा। देखिए, इसमें तो सबसे पहले जो है कि ठीक है, विधानसभा चुनाव को थोड़ा आप देखें तो स्वाभाविक जो गठबंधन था नीतीश कुमार का, उनका जो गठबंधन था वो भाजपा के साथ था। ठीक है, बाकायदा उसके ठीक लोकसभा में भी एक मैंडेट भी उन्होंने हासिल किया भाजपा के साथ, 40 में 39 सीट भी ले गए। और ठीक जैसे ही थोड़ा राजनीतिक परिदृश्य बदला और फिर जब आपके इसी बिहार में जब जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के बला तो यहीं आकर वो बोले थे कि अभी छोटी पार्टियों का क्या ज़रूरत है, उन्होंने बोला था। और उससे यही नीतीश कुमार जी हैं कि इतना डर गए क्यों खट से भाई, और चलो उधर ही जो है। इनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा थी कि बतौर इंडिया के अलायंस के बड़े फेस के रूप में रहे। शायद उनकी वहाँ महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई हो। लेकिन अब देखिए, जैसे मांझी जी का एक सवाल है कि वो भी जब समाजवादियों के साथ आते हैं तो अपने बेटे को बतौर चीफ मिनिस्टर या वाइस चीफ मिनिस्टर के रूप में देखने लगते हैं, और जैसे ही आरएसएस या भाजपा के साथ जाते हैं तो वो फिर से वो मंत्रालय में ही 2 मंत्रालय ढूंढने लगते हैं। तो बेचारिकी कहाँ है, ये आप लोग अब तय करते रहिए। ठीक है, कुछ पार्टियां हैं जो बिहार के सवाल को लेकर, देश के सवाल को लेकर, संविधान के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको हम कह दें कि बिहार का जो अपनी इसकी राजनीतिक, यहाँ तक कि ऐतिहासिकता के रूप में भी देखेंगे तो ये इसकी जो धारा रही है राजनीतिक, हमेशा सत्ता के खिलाफ रही है। आप मगध साम्राज्य को देख लीजिए, या कोई भी यहाँ जितने भी साम्राज्य स्थापित हुए आए गए, सब सत्ता के खिलाफ लड़ते बने हैं। तो बिहार में ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसको बहुत ये नहीं लेना, ये बिहार के अपना नेचर ही है कि राजनीतिक जो केंद्र में जो सत्ता रहता है उसके खिलाफ मुखर यहाँ तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो बिहार वासी भी इस बात को समझते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल जो टेंडेंसी है वो एंटी स्टेट है या फिर एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट रहा है। तो ये एक उथल पुथल है और इसका भी बिहार समाधान ढूंढ लेगा, बिहार की जनता समाधान ढूंढ लेगी। एक आखिरी सवाल इधर ले लेते हैं दिव्यम भाई से। बिहार में जो ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है, ऑपरेशन लालटेन की बात की जा रही है, ये दोनों ऑपरेशन बहुत ही चर्चित रहा है पूरे देश में। ऑपरेशन खास करके लोटस, बिहार में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ऑपरेशन लोटस ये एक टर्मिनोलॉजी बीजेपी इस तरह की चीज़ों को दे करके, और जो वो पूरा एक राजनीतिक लोकतंत्र में की हत्या जो करने की वो पूरी कोशिश करती है, विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों को ज़बरदस्ती ईडी सीबीआई इस तरह का दबाव डाल करके लाना,
बिहार में उनका चारा नहीं चल रहा है और बिहार के भीतर वो खुद अपने विधायकों को गया के रिजॉर्ट में बंद किए हुए हैं। इस बात का उनको बिल्कुल डर लग रहा है कि हमारे भी विधायक टूट करके और महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। दरअसल अब पूरी स्थिति को देखिए और वैचारिक विचारधारा की जो बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान के भीतर जो केंद्रीय अभी सत्ता है नरेंद्र मोदी की, वो हिंदुस्तान में फासिज्म को बढ़ावा दे रही है। सांप्रदायिक ये तो लगातार विपक्षी पार्टी कहते रहती कि संविधान खत्म हो जाएगा, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर कुछ तो सच्चाई है, सेंट्रल एजेंसियां तो कुछ तो उसकी अपनी विश्वसनीयता है। सेंट्रल एजेंसियों की यही विश्वसनीयता है कि सेंट्रल एजेंसियां जब ट्वीट करती हैं तो हिंदी में कहती है कि 197 करोड़ का हमने वहाँ वो घोटाले का आरोप लगाती है, और अंग्रेजी में ट्वीट करती है तो 1.97 करोड़ हो जाता है, 100 करोड़ की कमी हो जाती है। आपने पंजाब के भीतर देखा कि किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में मैनिपुलेशन किया गया। ये तो छोटी चीज़ें हैं जो सीसीटीवी में आ गया। अगर वो सीसीटीवी में नहीं आता, समय रहते उसको नहीं निकाला गया होता, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो जब उतने छोटे स्तर के चुनाव पे भाजपा इस तरीके का मैनिपुलेशन कर सकती है, तो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में भाजपा कितने बड़े स्तर का मैनिपुलेशन करेगी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह का चुनाव चाहते हैं, कैसे चुनाव हो? चुनाव बिल्कुल फेयर हो। इलेक्शन कमीशन पे जो जिस तरह के लोग लगाए गए हैं, जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, उनको बिल्कुल आज़ादी दी जाए चुनाव करवाने के लिए। हिंदुस्तान के भीतर जो प्रधानमंत्री सरकारी एजेंसी, इतना जल्दी तो भाजपा पूरे हाईजैक नहीं कर सकती चुनाव आयोग को। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, लगातार सत्ता पलट होते रहा, तो कांग्रेस की भी तो भाजपा ने हाईजैक नहीं किया है, उसको हाईजैक आरएसएस ने किया है। आरएसएस के तमाम लोग जो अलग अलग निजी एजेंसियों के सहारे, पैरेलल एंट्री के सहारे बिहार के भीतर अलग अलग भीतर तो तमाम जगहों पर जो जा रहे हैं, तमाम जगहों पर जो उनकी नियुक्ति हुई है, वो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। आप बता लीजिए ना जरा कि बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा। इस सरकार बेशरम सरकार है, इसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको वापस जेल में डाला गया, और अब बताइए अब फिर 5 दिन मामला आ गया, और फिर 5 दिन का पैरोल लोग दे दिया है। आपको पता ना जानकारी है या नहीं है, वो जेल गए और 5 दिन का फिर पैरोल दे दिया है। तो इतने जघन्य अपराध पे जब इस तरीके का ये लोग बेशर्मी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपको ये है ना कि लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रही है, चंडीगढ़ का तो उदाहरण है। अब इससे ज़्यादा क्या ही उदाहरण हो सकता है इस स्तर का मैनिपुलेशन। चलिए, तो इस स्तर का मैनिपुलेशन हो रहा है, और इनका जो आरोप है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार ही नहीं पूरे देश भर की विपक्षी पार्टी आरोप लगाते रहती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रही तो संविधान खतरे में होगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, सारे सरकारी जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, उस पर जो है आरएसएस का कब्जा हो जाएगा, और चुनाव आयोग पर तो लगातार आरोप लगते ही रहता है। बहरहाल लालू, नीतीश और जेपी नड्डा तीनों जो है अभी बिहार की राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। मोदी जी भी है, प्रधानमंत्री है, उससे उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में जो राजनीति का स्तर गिरा है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं और उनके पलटी मार छवि वजह से पूरे देश भर में उनकी चर्चा होती है। तो क्या लगता है कि इसमें आने वाले भविष्य में बिहार की राजनीति या फिर देश की राजनीति किस कदर जा रही है, किस करवट लेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।